करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारा लेक्चर नंबर 2, राइट। अभी हमने जो बेसिकली आज ये सब पढ़ना है हमें, तो देखते हैं हमारा कितना हो पाता है, उतना हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपको याद हो, जब मैं आपको लास्ट क्लास में बता रही थी तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहली चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये चीज करा दी थी। मैं फिर बोल रही हूँ, ये चैप्टर के लिए आप प्लीज क्वांटम नंबर 1 और 2 वाली वीडियो देख के आओ, ठीक है। आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने आप लोगों को करा दिया था, वो मैंने ट्रिक बताई थी ना, 1s 2s 2p 3s, वो मैं अब दोबारा नहीं बता रही हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या कराया था बच्चे? नोमेनक्लेचर बताया था, है ना। एटॉमिक नंबर जिनका 100 से ऊपर था, उन सब के लिए मैंने आपको बताया था कि उसका नामकरण कैसे करना है ना। याद आ रहा है? 1 के लिए हम लिखते थे अन, 0 के लिखते थे नील और पीछे लगा देते थे ईएम, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमने कर ली थी। पूर्णिमा नहीं आई है? पूर्णिमा नहीं आई है ना? हाँ, पूर्णिमा नहीं आई है। नवनीत आ गई? यस मैम। ओके, 16 स्टूडेंट्स है, बड़े ही कम बच्चे हैं। चलो कोई बात नहीं। दिव्यांश भी नहीं आया। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या कराया था बच्चे? हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर। ये भी करा दिया था मैंने। पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर जो है आप लोग कैसे निकालेंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। पीरियड नंबर आप कैसे देखते थे? जो आपका बाहर की तरफ शेल निकला हुआ है वही आपका पीरियड नंबर था, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ब्लॉक नंबर कैसे बताया था मैंने? वो लास्ट ऑर्बिटल जिसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो वो क्या हो जाएगा? उसका ब्लॉक नंबर। चाहे वो अगर एस में फिल कर रहे हो तो एस ब्लॉक हो जाएगा, पी में कर रहे हो तो पी ब्लॉक हो जाएगा। ग्रुप नंबर आप कैसे डिसाइड करते हो बच्चे? ग्रुप नंबर आप डिसाइड करते हो अलग अलग ब्लॉक्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया थे, है ना। एस ब्लॉक में हम क्या देखते थे कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। पी ब्लॉक में आप क्या देखते थे बच्चे? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उसमें आप क्या कर देते थे बच्चे? 10 ऐड कर देते थे, है ना, वही उसका ग्रुप नंबर होता था। और डी वाले ब्लॉक में कैसे करते थे कि जो 3d में जितने इलेक्ट्रॉन है, 4s में जितने इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को ऐड करो, वही आपका क्या हो जाता था? ग्रुप नंबर हो जाता था। क्या इतना क्लियर है? फोर्थ कंसेप्ट बच्चे ये था जो मैं उस दिन नहीं करवा पाई थी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, वो अब देखो। अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ ले बच्चे कि 104 एक एलिमेंट है, ये वाले याद है वो 2 क्वेश्चन आपकी उस स्लाइड में थे जो मैंने कहा था ये पहले मैं पढ़ाऊंगी फिर उसके बाद सोल्व होंगे वो आपसे। तो बच्चे देखो, जेड अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, राइट, तो उसका आप क्या बता दो ग्रुप नंबर, मतलब उसका ग्रुप नंबर क्या है, कौन से ग्रुप से। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर मैं बात करूं 104 की या 5 की, 106 की, 107 की, मैं 118 तक चली जाती हूँ, आगे वाले एलिमेंट लिख देती हूँ ये, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो और वही उसका क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। जैसे इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है बच्चे? 04, यानी कि इसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या होगा बच्चे? 4th ग्रुप का होगा। इसका क्या होगा? 5th ग्रुप। कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही। इसका क्या होगा? 6th ग्रुप होगा। इसका क्या होगा? 6th ग्रुप होगा। इसका क्या होगा बच्चे? 7th ग्रुप होगा। समझे? और अगर कोई इससे पूछे तो 17th ग्रुप, और कोई इसका बोले तो 18th ग्रुप। समझे? और ये सारे के सारे कौन से पीरियड के हैं? 104 से 118 वाले सारे एलिमेंट्स 7th पीरियड में आते हैं। समझ में आ गया कैसे निकालना है? अगर मैं आपको मान लो पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ये देखो, इधर देखो बच्चे, ये रहा 104 वाला एलिमेंट, कहाँ गया ये रहा, ये देखो 7th पीरियड में है। लास्ट वाला डिजिट देखो 104 4th ग्रुप में है। उसके बाद देखो बच्चे 5th में, 6th में, 7th में, इस तरह से देखो 118 तक है और सबका पीरियड नंबर क्या है बच्चे? 7। देख पा रहे हो? देख लिया सबने या दोबारा दिखाऊं? ये देखो, देख लिया? यस मैम।
हाँ बेटा, मेरा एक काम करना, जो अपना वो ग्रुप बना हुआ है ना कैजुअल ग्रुप में, एक बार देख लेना कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जिसका ज्वाइन ना हो रहा, क्योंकि पिछली क्लास में भी ऐसा ही हुआ था, ज्वाइन नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो। हाँ, तो लेकिन मैम अगर मान लो हमें एलिमेंट दे दिया 119 दे दिया या 120 दे दिया और पूछ लिया कि इसका ग्रुप नंबर बता दो, तो क्या करेंगे? मैम 19 ग्रुप तो नहीं होता है, क्योंकि आपने बताया था देयर आर ओनली 18 ग्रुप्स, है ना। तो इसका कैसे डिसाइड करोगे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होगा ग्रुप नंबर? तो आपको कुछ नहीं करना, 118 के बाद जब 119 आएगा ना, तो आप उसको क्या बोल दोगे कि ये फर्स्ट ग्रुप का, दोबारा से सारी लाइन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 119 का क्या होगा? ग्रुप नंबर 1 होगा, ग्रुप क्या होगा? फर्स्ट होगा। और ये कौन से पीरियड में आएगा? 8th पीरियड में आएगा। फिर कौन से पीरियड में आएगा बच्चे? 8th पीरियड में आएगा। 120 कौन से ग्रुप में आएगा? फिर सेकेंड ग्रुप में आएगा और 8th पीरियड में आएगा। यानी कि ये देखो इधर पीरियोडिक टेबल में देखो, अगर इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ जाएगा? पहले ग्रुप में ही तो जाएगा, 8th पीरियड में तो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस क्लियर? मैम। सबको क्लियर? तो Yes, बस ma'am. ये वाले अगर आप लोगों ने समझ लिया, ये टोटल 4 कंसेप्ट थे जो मुझे आपको लास्ट क्लास में करवाने थे। तो 3 मैंने ऑलरेडी करवा दिए थे, ये 4th वाला अब करवा दिया। अब इसके बाद जो वो आपके 2-3 क्वेश्चंस थे स्लाइड में, वो कर लेना, वो हो जाएंगे आप लोगों से। आगे चलो बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. हाँ जानवी बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? हुमेरा आ गए? ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद बच्चे, अब आप पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो, तो आप ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल में कितने मतलब लिक्विड एलिमेंट्स कितने हैं, या आपसे ये पूछ ले, मान लो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपसे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ ले जिसमें लिखा हो कि गैलियम इज ए लिक्विड, फ्रोंशियम इज ए लिक्विड, या सीजियम इज ए सॉलिड, या मरकरी इज ए सॉलिड, या मरकरी इज ए लिक्विड, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप याद रखोगे कि पीरियोडिक टेबल में ये वाले आपको लिक्विड एलिमेंट्स क्या करने हैं बच्चे? याद रखने हैं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, जैसे कैसे याद रखोगे? गब्बर फिर कैसे मरेगा। गब्बर मतलब गैलियम, बर मतलब ब्रोमीन, नाम लिख देती हूँ मैं अगर नहीं पता, गैलियम, ब्रोमीन, फ्रोंशियम। अगर आप थोड़ा लंबा चली गई क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे? सीजियम और ये आपका मरकरी, याद हो गया? ठीक है, गब्बर फिर कैसे मरेगा, ये आप ध्यान रखना, लिक्विड एलिमेंट्स हैं। व्हाट अबाउट गैसेस? ना जाने फिर कल हो ना हो। ना जाने का मतलब ये क्या है बच्चे? आपकी नोबल गैसेस हैं। कौन सी होती थी नोबल गैस? याद करो, लास्ट वाले ग्रुप में है ना, ग्रुप 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, बाकी सारे भी बोलो। ठीक है, फिर मतलब क्लोरीन, सॉरी, फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, हो ना हो मतलब कुछ भी ना नहीं है, ना हो का मतलब है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये सारी क्या होंगी आपकी बच्चे? गैसेस होंगी। थम्स अप देते जाओ, स्माइल करते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दे, सो दैट मुझे पता लगे कि सारे दे रहे हो ना। चलिए, उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये पता है कि पीरियोडिक, अभी भी देखो पूरे 16 मेरे पास थम्स अप नहीं आए। ठीक है, आपको ये पता है बच्चे, पीरियोडिक टेबल को बेसिकली 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस में, पी में, डी में और एफ में। ठीक है बच्चे, तो देखो एस ब्लॉक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। मतलब ध्यान इन द सेंस बोले तो कि सिर्फ मैं बता रही हूँ, आपको सुनना है, नथिंग एल्स। मैं बता रही हूँ, आपको सुनना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स, एस ब्लॉक चैप्टर, पी ब्लॉक चैप्टर, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये चीजें दोबारा आएंगी, तो अभी सिर्फ सुन लो, डिटेल में तो हम आगे 11th-12th में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चे क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाता है? एस सबशेल में जाता है। ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, है ना, अपने लास्ट वाले लेक्चर में, है ना।
अच्छा, और आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। पहला कौन सा? एल्कली मेटल्स, दूसरा कौन सा बच्चे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे? NS122। आपको पता है NS बोले तो, N बोले तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, आपको पता है ना। जैसे अगर N की वैल्यू 1 है तो या तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। हाइड्रोजन की बात करूंगी तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, हीलियम की बात करूंगी तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? NS122, क्योंकि पहले उसमें पीरियड में आपके 2 एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। या अगर आप कोई और भी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा या 2 आ रहे होंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद बच्चे पी ब्लॉक बोले तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किसमें करेगा बच्चे? पी सब शेल में करेगा। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? आउटर मोस्ट शेल की। आउटर मोस्ट शेल मतलब बच्चे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम ये वाला, क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन, है ना। 1s2 2s2 2p3। तो दिस इज योर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाले शेल बोलो, है ना। तो इसमें देखो NS में आपके 2 आएंगे, देखो 2s में 2 आए हुए हैं, P में आपके 3 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। तो P में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 तक आप फिल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम याद करो कहाँ पे? बिल्कुल ग्रुप 18 में होता है ना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टो। उसमें क्या होता है? सिर्फ 1s2 होता है, P नहीं होता है। हालांकि उसको भी क्या बोला जाता है? P ब्लॉक एलिमेंट ही बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो 13 to 18 ग्रुप होंगे वो क्या होंगे आपके बच्चे? P ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। पेपर में नहीं आएंगे चीजें, ये टेंशन मत लो आप लोग, ये दोबारा से होंगी, है ना। वैसे इसमें कुछ ऐसा सोचने वाली बात है नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सुनते जाओ बस। ठीक है, अच्छा, डी ब्लॉक क्या होगा बच्चे? डी ब्लॉक में क्या होगा? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका टी सब शेल में एंटर करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? पेनल्टी मेट एनर्जी लेवल भी बोलते हो। ठीक है, जो ये n-1 वाला है इसको हम बोलते हैं पेनल्टी मेट। अभी इस पे ध्यान देने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे? n-1 डी। डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बच्चे? डी में इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एस में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो अगर मैं स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इधर देखना बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। और ये आगे, एक सेकेंड, आगे 4s2 3d कितना होता है? 1, है ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं डी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे 4s में क्या है बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन है। देख पा रहे हैं सभी? ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं। चले आगे, ओके। उसके बाद बच्चे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या सीन है? वही है, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपके क्या होते हैं? एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? आउटर मोस्ट शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटर मोस्ट शेल। और ये क्या है आपका? पेनल्टी मेट एनर्जी लेवल है, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टी मेट। अभी आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आप ये देखो। ठीक है, ये कैसे लिखी, कैसे होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारा एफ ब्लॉक 12th क्लास में है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, बस ये ध्यान रखना बच्चे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आपा क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। याद करो, वो 2 सीरीज अलग से थी पीरियोडिक टेबल में, जिसका नाम क्या था? एक का नाम था लेंथेनॉइड, वेरी गुड। एक का नाम था एक्टिनॉइड, शाबाश। ठीक है, ये कहां से कहां तक होते हैं? इनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 और इनका होता है 89 से 103। बस ये याद रख लेना 11th क्लास में, बस, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेंथेनॉइड्स में जितने भी आपके लेंथेनॉइड्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, 51 से 71 तक है उनका एटॉमिक नंबर। एक्टिनॉइड्स आपके जितने भी है वो कहां से शुरू होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर 89 होता है, लास्ट वाले का 103 होता है। ठीक है जी, आगे चलूं?
परमिशन हो तो आगे चलूं? मैम बुक में 90 से लिखा हुआ है, 90 to 103। देखो बच्चे, वो पता है क्यों लिखा हुआ है, इधर देखो, क्योंकि जो एक्टिनोइड्स होते हैं ना, ये देखो, ये देखो, वो उन्होंने ना यहाँ से शुरू कर रखा होता है। ये जो होता है वो एक्टिनियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 89। क्योंकि जो हम लिखना शुरू करते हैं ना, वो यहाँ से AC से लिखना शुरू करते हैं, और इसीलिए इसकी पूरी सीरीज को क्या बोला जाता है, एक्टिनोइड्स बोला जाता है। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में क्या किया जाता है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ओके, लेकिन ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। चलूं आगे? यस मैम। ऐसे देखो, ये लेंथेनम है, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है लेंथेनोइड्स का। देखो, एक्टिनम है, एक्टिनियम, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्टिनोइड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाओ आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज हमें करना है। हमें पढ़ना है बेटा आज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, या और क्या पढ़ना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ना है, और बच्चे हमें पढ़ना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे दिखाते हैं बच्चे, Z इफेक्टिव से दिखाते हैं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम S से डिनोट करते हैं, राइट। अभी मैं ये आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको क्या दिखाऊंगी, आपको मैं ये डायग्राम दिखाऊंगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, इस चैप्टर में नंबर लेने इज सो मच इजी, आराम से आप 8 नंबर ले सकते हो इस चैप्टर में। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे। अगर मान लो मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, सपोज सोडियम की बात कर रही हूँ, लिथियम की, या सपोज जो ये फिगर दिखाई दे रही है आपको, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका न्यूक्लियस है, बोलो। और ये देखो उसके चारों, ये देखो उसके क्या बना रखे हैं, शेल्स बना रखे हैं। ये आपका लास्ट वाला शेल होगा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपका वैलेंस शेल होगा, और अंदर वाले शेल ये होंगे। याद करो, मैंने आपको बोला था देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे लास्ट वाला, और एक कोर इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर वाले। ठीक है बच्चे, तो ये मैं मान रही हूँ ये मेरे कोर इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बच्चे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, इस इलेक्ट्रॉन पे किस टाइप के फोर्स लग रहे हैं। देखो, मैं जो भी बात करूंगी ना, ध्यान से सुनना, मैं जो भी बात करूंगी ना, वो किसके बीच में बात करूंगी, आपके न्यूक्लियस के बीच में, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो मुझे ये सोच के बताओ कि इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। 2 टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स होता है, याद करो बताया था ना। यस मैम। दोनों में कैसा है, कूलम्बिक फोर्स है। एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है, राइट। एक क्या लग रहा है, जो ये देखो ना, ये जो अंदर की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, यानी कि एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि मेरा न्यूक्लियस और जो ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना ज्यादा प्यार है, मतलब इनमें कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मुझे ये चेक करना है। सोच के बताना बेटा। अगर मान लो मेरे पास ये अंदर वाले जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन होते ही ना, सपोज मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपका एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और उसके एक इलेक्ट्रॉन में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना। लेकिन मैंने मान लो कंसीडर किया मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो उसमें क्या लग रहा है बच्चे, ध्यान से देखना, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए ना, लास्ट जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, अब उतना लग नहीं रहा है। क्यों, ध्यान से सुनो, जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करके रख रखा है इन्होंने, शील्ड करके रखा होगा, शील्ड करके। जैसे मान लो बच्चे, इधर देखो मेरे हैंड को, ये वाला आगे वाला जो दिख रहा है ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो मेरा अंदर की तरफ है ये मेरे इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, और मैं क्या हूँ, न्यूक्लियस हूँ। ठीक है, अब मुझे मेरा कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो लास्ट वाला शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करेगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज्यादा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखेंगे,
उतना ही मेरा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यानी कि जितना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए था न्यूक्लियस के द्वारा, उतना वो नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करती हूँ बच्चे सोडियम, सोडियम पे कितने का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, बोलो हाँ या ना, राइट। तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 होता और आपको ये पता है जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो सारा का सारा प्रोटॉन की वजह से होता है, तो मैं बोल सकती हूँ इस न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 11। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इस वाले इलेक्ट्रॉन पे लगाना तो इतना का चार्ज चाहता है, मतलब +11 का, लेकिन क्या उतना लग पा रहा है क्या, नहीं लग पा रहा। क्यों, क्योंकि जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करके बैठे हैं, उसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके बैठे हैं। तो जितना चार्ज उसको कितना चार्ज फील करना था अपने ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को +11 का, लेकिन वो उतना नहीं कर पा रहा है, उससे थोड़ा कम कर पा रहा है। जैसे देखो एक और एग्जांपल, ये देखो दिख रहा है आप सबको, सबको दिख रहा है बच्चे, ये क्या है, दूध है, न्यूक्लियर चार्ज है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो वैलेंस, जो ये वाली बिल्ली है, कैट है, ये भी ये दूध पीना चाहती है, लेकिन देखो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मार रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हो, इसके पास नहीं आने दे रहे हैं इसको, समझ रहे हो। तो जितना इसको फील करना चाहिए था न्यूक्लियर चार्ज, वो इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से वो फील नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके बैठे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर में, इधर सुनो, मम्मी है, ठीक है, आपकी मान लेते हैं आप 3 भाई बहन हो, ठीक है, 2 आप सिस्टर हो और 1 ब्रदर हो, ठीक है। अब इसने ना बहुत गंदा काम किया इसने, तुम्हारे भाई ने, ठीक है, और कुछ ना कुछ कबाड़ा करके आया ये, है ना, रात को लेट आया तुम्हारा भाई, ठीक है। अब मम्मी क्या कर रही है, गुस्सा कर रही है तुम्हारे भाई पे, मम्मी क्या कर रही है, गुस्सा कर, इतना गुस्सा कि कभी भी उसके ऊपर एक चाटा लगा सकती है, इतना गुस्सा। तुम दोनों बहनें क्या करोगी, तुम दोनों बहनें क्या करोगी, अपने भाई को बचाओगी, राइट। जो जितनी, यानी कि तुम्हारी मम्मी के द्वारा जो तुम्हारे भाई को मार पड़नी चाहिए, अब वो मार पड़ नहीं रही है। क्यों, क्योंकि तुम दोनों बहनें अपने भाई के लिए क्या काम कर रही हो, सुरक्षा कवच का काम कर रही हो, है ना, एक दीवार की तरह खड़े हो गए हो, ठीक है, समझ पा रहे हो, यही तो है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, नहीं बचाओगे ठीक है, ठीक है। तो जितनी मार तुम्हारे भाई को पड़नी चाहिए उतनी मार नहीं पड़ रही है, क्योंकि तुम बहनें जो है अपने भाई को क्या करके रखी हो, प्रोटेक्ट करके रखी हो, शील्ड करके रखी हो, स्क्रीन करके रखी हो, ठीक है। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज फील उसको करना चाहिए था, अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूं, वो नहीं कर पा रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। जितना फील करना चाहिए उतना वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, उससे थोड़ा कम कर रहा है। रीजन, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो गिव मी थम्स अप। फिर मैं आपको जो ये थ्योरी वाला पार्ट लिखा हुआ है आपकी स्लाइड में, वो मैं आपको समझाती हूँ फटाफट से, मतलब मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, बस आप कंफर्म कर देना कि मैम यस हो गया है, ठीक है जी। चलिए, तो बच्चे देखो यही लिखा हुआ है मैंने, जो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन, राइट, यही बताया। फिर वो बोल रहे हैं डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था न्यूक्लियस और आपकी मम्मी और आपके भाई के बीच में, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया आप दोनों बहनों की वजह से, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो या शील्डिंग इफेक्ट बोल दो, ठीक है। यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस लगाना चाह रहा था अट्रैक्शन, उतना नहीं लग पाया ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको। इधर देखो बेटा, हम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम किससे दिखाते हैं, जेड इफेक्टिव से जेड इफेक्टिव से हम डिनोट करते हैं। जो आपका जेड है वो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, और सिग्मा आपका क्या होता है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। एक बात बताओ, अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज में से जितने
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, अगर मैं उनको माइनस कर दूंगी, क्या मेरे पास जेड इफेक्टिव आ जाएगा? टोटल में से जितना वो स्क्रीन कर रहे हैं उसको मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे एक्चुअल चार्ज मिल जाएगा जितना वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है। बोलो। यस मैम। बस यही तो है। ये देखो दूसरे इस पे आओ, पेज पे। देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज को ही क्या बोला गया बच्चा पार्टी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला गया है। सो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात करते हैं हम छोटी सी। अब मुझे ये बताना यहाँ पे बच्चे, अगर मैं बात करूं sp-d-f इलेक्ट्रॉन्स की, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स आपके s में भी आते हैं, p में भी आते हैं, d में भी आते हैं, f में भी आते हैं, और आपको पता है जो s वाला ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के थोड़े पास होता है, p वाला दूर होता है, d वाला और दूर होता है, f वाला और दूर होता है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि अगर आपके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, या p में प्रेजेंट है, या d में प्रेजेंट है, या f में प्रेजेंट है, तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनको सबसे अच्छा स्क्रीन या शील्ड कौन करके रखेगा? एस वाले, पी वाले, डी वाले या एफ वाले? वाले। हाँ जी बेटा, वाला। एस वाला। देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, मान लो ये आपके एस वाले इलेक्ट्रॉन है और ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जो एस वाला है वो तो न्यूक्लियस के पास है, यानी कि न्यूक्लियस से इसकी तगड़ी दोस्ती है। अगर इसकी न्यूक्लियस से तगड़ी दोस्ती है, ये तो इसको बहुत अच्छे से स्क्रीन करके रखेगा, है ना। यानी कि ये अपना जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, वो ज्यादा लगा। और आपको ये भी पता है कि जो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है, जबकि पी की क्या होती है? डम्बल होती है, डी की डबल डम्बल होती है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर फैली हुई होती है, याद करो वो चीज, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से जो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करके रखेंगे बच्चे? प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो अगर मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताऊं तो क्या मैं ये लिख दूं? बोलो, हाँ ये ना। सबसे ज्यादा स्क्रीन कौन करके रखेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? एस वाले, फिर पी वाले, फिर डी वाले, एफ। यानी कि डी का बड़ा गंदा शील्डिंग इफेक्ट है, एफ का तो सबसे ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। एफ का क्या है बच्चा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है जी, हो गया। यस मैम। चलूं आगे? चलूं? चलो ठीक है, ओके आगे आइए। ये हो गया, बिल्ली वाला एग्जाम्पल पता चल गया। अच्छा, अब बेटा मैं किसमें इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, याद करो ये अभी मैंने क्या बताया? Z माइनस सिग्मा, है ना। Z क्या है? आपका एटॉमिक नंबर ही है, जितना भी सपोज लिथियम पे 3 है तो Z क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको आप न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हो, राइट। मैं क्या चाहती हूँ, मैं किसी भी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास Z की वैल्यू है, आई वांट वैल्यू ऑफ सिग्मा विच इज योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग शील्डिंग कांस्टेंट, या तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल दो या शील्डिंग। एक बात बताओ, अगर मेरे को ये जानना है कि लिथियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फील कर पा रहा है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील कर पा रहा है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? सिग्मा चाहिए उसके लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो उसको स्क्रीन कर रहे हैं अंदर वाले, उसकी वैल्यू कितनी है। बोलो हाँ या ना, है ना, बोलो हाँ या ना। अगर मुझे सिग्मा की वैल्यू पता चल गई तो क्या मैं किसी भी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लूंगी क्या? बच्चे सोचो और मुझे बताओ। यस मैम। सारे सोचो और मुझे बताओ। 17 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। पूर्णिमा है क्लास में? पूर्णिमा नहीं है? दिव्यांश? ओके,
चलो शुरू करें बच्चे, ध्यान से सुनना। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इधर सुनना। जिस रूल से हम ये निकालेंगे ना सिग्मा, उस रूल को हम बोलते हैं बच्चे स्लेटर रूल। क्या बोलते हैं? स्लेटर रूल। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से, जैसे 1s वाली उसको अलग रख लो, सेम वैलेंस शेल वाली ब्रैकेट में डाल दो, 3s 3p वाली अलग, 3d वाली अलग। 3d वाली अलग समझ गए ना, क्यों है ना? क्योंकि 4s के बाद 3d को भरा जाता है, इसलिए वो अलग है। 4s 4p को इस तरह से। ठीक है, चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं। ठीक है, इधर देखो बच्चे, अगर मैं ये चाहती हूं कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स s और p सब शेल में है, या s और p ऑर्बिटल में है, और आपको पता लगाना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, तो उसके लिए बेटा कुछ रूल दिए गए हैं। पहला रूल क्या है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप, ध्यान से सुन लो, electrons in any group to the right of the NS-NP group contribute nothing to the shielding constant। वो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो बिल्कुल राइट साइड, जो बिल्कुल राइट, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जो राइट साइड NS और NP में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं शील्डिंग कांस्टेंट को। अभी समझाऊंगी कैसे। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, n क्या है, शेल नंबर है ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर विच सिग्मा इज कैलकुलेटेड। आपको पता ही है स्क्रीनिंग इफेक्ट आप किसके लिए निकालना चाहते हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए निकालना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया पहला वाला पॉइंट कुछ खास क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे आओ, ऑल ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन NS और NP ग्रुप, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बात कर रहे हैं। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आपके S और P में है, तो वो क्या करके रखेंगे, शील्ड करके रखेंगे, और उनका जो शील्डिंग कांस्टेंट है हर किसी का कितना होगा बच्चे, 0.35 होगा, एक्सेप्ट फॉर 1s ऑर्बिटल जिसका होता है 0.30। ठीक है, आगे आओ, मान लिया ये भी कुछ खास समझ में नहीं आया, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। फिर बोल रहे हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल, उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, या सॉरी शील्डिंग कांस्टेंट या सिग्मा की वैल्यू है, वो होती है 0.85 होती है। कितनी होती है? 0.85। ठीक है, उसके बाद जो n-2 वाले होंगे, या उससे जो लोअर ग्रुप के होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स n-2 और लोअर ग्रुप, वो तो बहुत अच्छे से शील्ड करके रखेंगे, जो बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होते हैं, उनका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो देखो ज्यादा है। ठीक है, अब मैम ये बताओ निकालेंगे कैसे, हमें थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया। ये देखो बच्चे, आप सबको ये टेबल दिखाई दे रही है? यस मैम। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लिथियम की निकालती हूँ। देखिए लिथियम का क्या होता है बच्चे, 1s2 2s1 होता है। बोलिए। अच्छा, अब मुझे किसका निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इस वाले इलेक्ट्रॉन का। बोलो हाँ या ना। वैलेंस शेल का ही तो निकालते हैं ना, बोलो। अच्छा, इसको हम बोलते हैं nth शेल, लास्ट वाली, सारे समझने की कोशिश करना। इसको हम बोलते हैं अंदर वाली, यानी कि n-1, क्योंकि 1s है। देखो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसका तो हम निकाल ही रहे हैं, है ना। ये क्या रिपल्शन वगैरह दिखाएगा, क्योंकि इसके बारे में तो हम पता ही लगाना चाहते हैं, तो इसको छोड़ो। ठीक है, n-1 का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इधर आइए। n-1 का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 0.85। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे 0.85 से, कितना आ जाएगा, 1.70। बोलो हाँ या ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी मेरे होते हुए। ठीक है, तो आपको Z इफेक्टिव निकालना है। Z कितना है लिथियम का, 3। कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, कितना फील कर रहा है ये देखो, कितना निकाला, 1.70। इसको माइनस करोगे ना तो कितना आएगा, 1.30। यानी कि उसको कितना फील करना चाहिए था, 3 का, लेकिन वो कितना फील कर रहा है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 1.30 का चार्ज फील कर रहा है। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा कम होगा न्यूक्लियर चार्ज से। बोलो हाँ या ना। लिख दो यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा कम होगा न्यूक्लियर चार्ज से। ध्यान रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो हाँ या ना। सिंपल, ये लिख लो कहीं पे, काम आएगा आगे जाके।
जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल है कि नहीं, बताओ मैम। बस। चलो मैं मान लेती हूँ कि लिथियम का कुछ खास समझ में नहीं आया मेरे बच्चों को, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है पहले से ही। बेरिलियम, बेरिलियम में क्या होता है बच्चा पार्टी, 4 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2। मेरे सारे के सारे 17 स्टूडेंट्स जो है रिस्पॉन्ड करेंगे चैट बॉक्स में, सबको पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मैम, अब हम किसका निकालना चाहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का। तो मैं मान लेती हूँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन पे पता करना है कि कितने का होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये nth शेल हो जाएगा, ये n-1, यस बोलो। मैम। तो दो, देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का तो मैं निकालना ही चाहती हूँ, कितने बचा, एक बचा। और जो nth शेल में होता है उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इधर देखो कहाँ गया, ये इससे 0.35, देख पा रहे हो बच्चे। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 0.35, ठीक है। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो बोलो जल्दी, 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 0.85 से, देखो ना आ गया 0.35 1.70, दोनों को ऐड करो 2.05, 4 में से माइनस करो, कितना आ गया 1.95। और समझाऊं, जैसे मान लो कार्बन ले लो, कार्बन ले लो, कार्बन में क्या है 1s2 2s2 2p2, राइट। तो मेरे को 2p में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में पता करना है। तो टोटल कितने बचे nth शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन, nth शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 0.35 को। और जो n-1 में है कितने बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 0.85 से, दोनों को ऐड करो, 6 में से माइनस करो, एंड यू विल गेट योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज 3.25। क्या ये क्लियर है कि s और p इलेक्ट्रॉन में अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप सबका निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना मैम, ठीक है बच्चे। चलो अब हम किसका सीखेंगे बच्चे, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में कैसे निकालते हैं, इसका भी हम रूल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप टू द राइट ऑफ एनडी और एनएफ कंट्रीब्यूट नथिंग टू द शील्डिंग कांस्टेंट, इसमें भी वही है, ठीक है। जो बिल्कुल राइट में होंगे एनडी और एनएफ के, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है एनडी में एनएफ में, वो क्या करके रखेंगे, शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखेंगे। और उनका कितना होता है शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू, 0.35 होता है हर किसी का, जो किसमें इलेक्ट्रॉन है बच्चे, एनडी में है या एनएफ में है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द एनडी और एनएफ, यानी कि जो आपके एनडी और एनएफ के बिल्कुल लोअर साइड में एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना, उनका सबका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 होगा। ये तो बहुत ईजी है, देखो निकाल के देखते हैं। इधर आओ बच्चे, इधर देखिए, ये देखो वेनेडियम का पहले मैं निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। 1s2, वेनेडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, स्कैंडियम टेरिविडाई 23 होता है, बोलिए। यस मैम। आप उसको मत देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, जो मैं समझा रही हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s2 3d1, ठीक है। एक काम करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे लिख देती हूँ। आई नो कि 4s पहले फिल होता है, कोई बात। तो बच्चे एक बात देखो, अगर मुझे मान लो s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, है ना। 4s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक के लिए तो निकालना है, तो एक ही बचा, तो किससे मल्टीप्लाई करती थी मैं, 0.35 से, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और ये क्या है, ये वाले क्या है, n-1 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करती थी, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड, यहाँ पे 3d2 आएगा, सॉरी 3d3 आएगा, सॉरी 6 7 8 9 10 11, 0.85 से, बोलो। और जो ये बाकी वाले हैं n-2 या उससे नीचे वाले हैं, उसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन होता था, 1, बोलो। फिर से दिखाऊं वो, इधर देखो, ये देखो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स n-2 और लोअर ग्रुप शील्ड कंप्लीटली, और उनके लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1 ईच, क्लियर।
ये किसके लिए निकाल के दिखाया? एस वाले के लिए, जो मैं आपको सिखा के आई हूँ। क्लियर है? 3D का निकाले अब। यस बोलो हाँ हाँ, देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से देख लो, फिर मैं 3D का निकलवाती हूँ आप लोगों से। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 23 में से माइनस कर देना, वो आपका आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर एस इलेक्ट्रॉन। अब मैं किसके लिए निकालूंगी बच्चे? डी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको मैं इरेज कर दूं, ये एक काम करती हूँ, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ दोबारा से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? आगे 4s2 3d3, बोलो। यस मैम। ठीक है, 3D5 होगा। हाँ जी बेटा, 3d3 होगा ना, वेनेडियम है बेटा, 23 होता है ना वेनेडियम का, तो 3d3 होगा ना। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो एक बार, डी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है ना, तो एक तो है जिसके लिए निकालना है, बाकी कितने बचे? 2, बोलो, है ना? 2 के लिए किस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे? इधर देखो, 0.35 से। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.35। फिर देखो उन्होंने क्या लिखा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द एनडी और एनएफ ग्रुप। ये देखो, ये सारे जो है डी वाले के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं, देखो बच्चे, सारे के सारे। तो इनके लिए कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 का काउंट करना। 6 कितना हो गया? 4 और 6 10, 10 और 6 16 18। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ तो बोलो। ये दोबारा रिपीट करूं? सो गए क्या सारे? 17 स्टूडेंट सो गए क्या? क्या बता दिया? बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। आवाज नहीं आ रही है कि मेरी? आ रही है। हाँ तो बोलो ना। 3D3 को छोड़ के फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे थे उन सबको मिला के 18 लिखा है। हाँ बच्चे, एक बार तो देखो, इधर बताती हूँ मैं, ये देखो, मुझे 3D का निकालना था, है ना? 3D में जो इलेक्ट्रॉन है उसका निकालना था, राइट? तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तो है जिसका निकालना है, बाकी कितने बचे? 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 0.35 से, ये देखो लिखा हुआ। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, क्योंकि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड करके रख रहे हैं ना उस एक इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए आ गया। फिर बोल रहे हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द, जो भी एनडी और एनएफ के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में है सारे के सारे, उनके लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। तो मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया और 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, खत्म। पर मैम ऐड करके तो 20 आएगा ना, 20 क्योंकि आ हमने गया इधर क्या? 3 रखा है और 23 इसका एटॉमिक नंबर है। 6 7 8 9 10 और हाँ सॉरी 20 आएगा। अभी ठीक है? यस मैम। हाँ, अभी जल्दी मेरे को बताओ बाकी सारे, देखो फिर मैं आगे चलूंगी, अदरवाइज नहीं चल पाऊंगी। जल्दी बताओ, जल्दी। यस मैम। ठीक है, एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कितना आ रहा है? एक बार जल्दी मुझे सारे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ये। मैम 20.7। ओके, और इसको किस में से माइनस कर दो? 23 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये? -2.3। माइनस या प्लस? सॉरी नो, +2.3। ठीक है, तो इतना वो फील करता है। आगे चलूं? क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, ओके ओके, आगे हम चलेंगे बच्चे। अब हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कहने का क्या मतलब है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, ध्यान से सुनना।
अब हम ये पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको सिखाया कि पीरियड में जाने पे जो आपके एटम्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं बेसिकली, उनका साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं डाउन द ग्रुप आऊंगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके साइज पे, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमें डिस्कस करनी है। प्लीज बच्चे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। राहुल, तुम लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे, वही 5 बच्चे बोल रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। माहिन, अपनीता, है ना, पीयूष हो गया, श्रेया हो गई, आप लोग तो बेटा रेगुलर स्टूडेंट हो। अब तो आरिफ भी आने लग गया। मुझे थोड़ा बताओ, अगर कहीं पे रिपीट करने की जरूरत है मैं रिपीट भी करूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटम की रेडियस, इसका मतलब क्या हुआ, एटम की रेडियस, या यू कैन ऑल्सो से एटम का साइज देखना है हमें। तो एक बात बताओ बच्चे, अगर ये मेरे पास एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, सपोज वैलेंस शेल में मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देख लूंगी, यही तो रेडियस होगी, बोलो हाँ या ना, यही तो रेडियस होगी ना। Yes, ma'am. इन्होंने भी क्या Yes, लिखा ma'am. हुआ है, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द, एक मिनट रुको ना, हाँ क्या बोल रही हूँ मैं, इन्होंने भी यही लिखा हुआ है बच्चे, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन बच्चे इसमें ना एक लोचा है, सोच सकते हो। वो लोचा ये है कि मैम अगर आपने मेरी हाइजेनबर्ग वाली क्लास स्टार्ट देखी होगी तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि आप एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हो, लेकिन आपने तो इसमें बता दिया कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रॉन। हो गया ना लोचा, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है। तो बेसिकली फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला भाई हमें कैलकुलेट तो करनी है, हमें रेडियस तो पता लगानी है, एटॉमिक रेडियस तो कैसे पता लगाएंगे। तो इन्होंने ये बोला कि आप एक काम करो कि आप उतना रेडियस आप मतलब एक बोल सकते हैं ना कि आप अंदाजा ले लो, है ना, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस से बहुत दूर, मतलब न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। तो आपको समझाने के लिए मैं सिखा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, आप न्यूक्लियस से वो वाला डिस्टेंस ले लो, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बोला, इन्होंने क्या किया, मतलब जो भी जिसने ये सारी चीजें की हैं, तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक रेडियस को ना 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया गया। एटॉमिक रेडियस को बच्चे 3 रेडियस में क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया। कौन कौन सी रेडियाई में बच्चे, रेडियस बोलो या रेडियाई बोलो, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। पता नहीं आप लोगों ने पहले सुना हुआ है नहीं, लेकिन ये 3 रेडियस में इनको कैटेगराइज कर दिया सो दैट हम क्या निकाल सके, एटॉमिक रेडियस निकाल सके, ठीक है। और ये एटॉमिक रेडियस कैसे निकाली जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से निकाली जाती है। एक्सरे टेक्निक से जो है हर किसी एटम की रेडियस निकाली जाती है। आपको नहीं जाना है, आपको तो कुछ नहीं करना, आपको बस एक फॉर्मूला बताऊंगी, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वो फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल के आ जाने। बाकी क्वेश्चन आज तक ना कभी आया है ना कभी पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या समझना है बच्चे, समझ में आ गया ना एटॉमिक रेडियस में क्यों लोचा था, ठीक है। तो Yes, अब ma'am. हम क्या करेंगे, एटम की रेडियस ना देख के हम मॉलिक्यूल का देखेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। पहले ये देख लो बच्चे थोड़ा, फील द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आप लोग देख पा रहे हैं, देखो दूर दूर तक, अगर ये न्यूक्लियस है तो दूर दूर तक डिस्टेंस पे देखो इलेक्ट्रॉन की मिलने की कहीं ना कहीं तो प्रोबेबिलिटी होती है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो एक्सपेंड होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। मैं थोड़ा सा आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता देती हूँ। वैसे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके केमिस्ट्री में पहला फर्स्ट चैप्टर था शायद 10th में या पता नहीं 9th में था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोगों को पता है हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट
दिस इज व्हाट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अब मैम इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? कोवेलेंट रेडियस अगर आपको निकालनी हो हाइड्रोजन एटम की तो कैसे निकालोगे? इधर देखो बच्चे, आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लो आपको दो बॉन्डेड एटम्स लेने हैं जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये उनका न्यूक्लियस है। सपोज मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, उसको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ये क्या आ जाएगी आपकी कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। क्या बोला है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। किसकी केस में बात कर रही हूँ मैं? होमोन्यूक्लियर के केस में। होमोन्यूक्लियर का मतलब समझते हो? होमो मतलब सेम, सिमिलर एटम के बीच में मैं बात कर रही हूँ। देखो जैसे ये आपको दिखाई दे रही है बच्चे फिगर, तो मान लो ये आपके एटम है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है बच्चे? आप इसको बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल दो या बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो। कितना है? 74 पिकोमीटर। आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ समझा रही। ठीक है, इसका आप आधा कर दो, इसका आप आधा कर दो, क्या कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगी? ऐसे ही तो निकालते हो ना किसी भी एटम की रेडियस, बोलो निकल जाएगी। कोवेलेंट रेडियस कितनी? 37 मीटर पिकोमीटर। तो ये आइडिया अच्छा था कि दो एटम को पकड़ो, दोनों ने बॉन्ड बना रखा है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालो, 2 करो, तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी हाइड्रोजन एटम्स की। इसकी भी 37 है, इसकी भी 37 है। बोलो हाँ या नहीं। आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो। क्या पूछा जाएगा वो मैं बस अभी बताती हूँ। उसके बाद बच्चे सेकेंड टाइप की रेडियस आती है वंडरवॉल रेडियस। कौन सी रेडियस आती है बच्चे? वंडरवॉल रेडियस। ये वंडरवॉल रेडियस क्या कहती है? देखो वंडरवॉल बेसिकली क्या होता है ना, आपने सुना होगा कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जो आपके वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ना, ये बहुत ही वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। जनरली ऐसे टाइप के फोर्सेस आपको किसमें देखने को मिलते हैं? नोबल गैसेस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस में आपको पता है जो आपकी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, वो फ्री स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो मैं बात करूं बच्चे नियोन की, तो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, 1s2 2s2 2p6। तो आप देख पा रहे हैं ना बच्चे, इनके सभी के सभी सब शेल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, इनको ना लेने की जरूरत ना देने की जरूरत, तो ये अपना फ्री रहना चाहते हैं। तो जब ये फ्री रहना चाहते हैं तो वो किसी और से क्यों बॉन्ड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जो आपके जिनोन और क्रिप्टॉन है उनके कुछ कंपाउंड्स भी देखे गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हीलियम की, नियोन की, तो ये कुछ ऐसे एटम जनरली हम बोल देते हैं कि जो नोबल गैस में एटम्स हैं वो अपने फ्री स्टेट में रहना चाहते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, अगर आप मान लो नियोन और नियोन के एटम को पास पास लाओगे ना, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्सेस होंगे वो बहुत ज्यादा वीक होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन सुनो। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इधर देखो, between two adjacent atom of the same element होना चाहिए, belonging to two nearest neighbor molecule of the same substance in a solid state। solid state में मैं बात करूंगी। जैसे मान लो इधर देखो बच्चे, सपोज ये इधर देखो, मैं अलग से बना देती हूँ। इधर देखो बच्चे, मान लो ये क्लोरीन क्लोरीन के हैं एटम्स, देख पा रहे हो बच्चे? मैं और ला रही हूँ क्लोरीन क्लोरीन के एटम्स, देख पा रहे हो बच्चे? ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के। अब मैं इन दोनों को पास लेके आ रही हूँ, आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं? मैं इन दोनों को पास लेके आ रही हूँ। इनके बीच क्या होता है? ये बॉन्ड बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो इनके बीच में अगर आप मान लो ये न्यूक्लियस है इसका और ये इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे बच्चा पार्टी, तो वो क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा आपका? वंडरवॉल रेडियाई आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे देख पा रहे हो? ठीक है, इसका आधा कर दो तो क्या आ जाएगी बच्चे? वंडरवॉल रेडियाई आ जाएगी। तो आप खुद भी देख पा रहे हैं इसमें कितना ज्यादा डिस्टेंस है, जबकि आप कोवेलेंट में क्या कर रहे थे? इनके बीच में देख रहे थे। तो आपको देखते ही पता चल रहा है क्या किसकी रेडियाई बड़ी है, वंडरवॉल की या कोवेलेंट की? वंडरवॉल की।
वंडरवॉल की आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हो। ध्यान से देखना, नॉन बॉन्डेड है, बॉन्ड नहीं बना हुआ इनके बीच में, नॉन बॉन्डेड है। समझे, समझ में आया कोवेलेंट और वंडरवॉल में डिफरेंस बच्चे? कोवेलेंट में आप बॉन्डेड लेते हो एटम्स, इसमें क्या लेते हो आप, नॉन बॉन्डेड एटम्स लेते हो। इसमें क्या लेते हो, नॉन बॉन्डेड लेते हो। उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं बच्चे, वीक होते हैं। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। मैम मेटेलिक रेडियस क्या होता है, मेटेलिक रेडियस कुछ नहीं होता, दो मेटल को लो साथ में, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालो, 2 से डिवाइड करो, वो आपका क्या आ जाएगा बच्चे, मेटेलिक रेडियस आ जाएगा। बस आपको मुझे एक चीज बतानी है, वो क्या चीज है, वो ये चीज है, आप मुझे ये बता दो, कोवेलेंट रेडियाई सबसे बड़ी होगी, मेटेलिक रेडियाई सबसे बड़ी होगी, या वंडरवॉल रेडियाई सबसे बड़ी होगी? वंडरवॉल बड़ी होगी। वंडरवॉल सबसे ज्यादा बड़ी। और फिर वेरी गुड, जल्दी समझ में आया तो थम्स अप दो, फिर हम आगे चलेंगे बेटा। फिर से बोल रही हूँ, कोवेलेंट में हमने क्या देखा, बॉन्डेड एटम्स के बीच में हमने निकाला, वंडरवॉल में दो नॉन बॉन्डेड के बीच में निकाला, और मेटेलिक रेडियस में क्या किया हमने, मेटल एटम के बीच की हमने क्या निकाली, रेडियस निकाली। मेटेलिक रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स कोवेलेंट रेडियस। क्लियर? यस मैम। बहुत बढ़िया, चलो इतना क्लियर हो गया। एक बार रिवाइज करवाने की जरूरत है तो प्लीज मुझे बताओ। मेटेलिक रेडियस एक्यूरेट रेडियस नापा जाता है क्या? क्या हुआ बेटा, फिर से बोलो। मेटेलिक रेडियस में एक्यूरेट होता है क्या? समझ नहीं आई बेटा, आवाज नहीं आई। रेडियस में क्या बोलो, एक्यूरेट क्या होता है? आपने जैसे फिगर बनाई है तो उसमें एक्यूरेट रेडियस शो हो रही है। देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है ना, रेडियस तो एक्यूरेट कोई बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक टाइम पे आप पोजीशन वगैरह ये सब डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो ये जो एक्सरे, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है ना, उससे थोड़ा एक्चुअल रेडियस पता लगाने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें बच्चे, आप लोगों को नहीं देंगे वो, मतलब आप लोग कैसे निकालोगे, आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखी होगी, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको यूज करनी है। लेकिन आता नहीं, आज तक नहीं आया ऐसा क्वेश्चन। सिर्फ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मेटेलिक, वंडरवॉल और कोवेलेंट, नथिंग एल्स। मैम जो डंबल शीट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की रेडियस कैसे पता करी जाती है? अभी आप बच्चे सिंपल ये याद रखो कि मैं किसकी बता रही हूँ, ऐसे वाले उसकी बता रही हूँ, क्या बोलते हैं, हाँ उसकी भी रेडियस पता लगाई होगी उन्होंने, है ना, उसकी भी रेडियस उन्होंने पता लगाई होगी एक्सरे टेक्निक से। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, फॉर सिंप्लीफिकेशन, मैं कैसे ले रही हूँ, ऐसे ले रही हूँ। यानी कि क्या कर रही हूं मैं, एटम्स टू बी कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर। समझ रहे हो, मैं एटम को क्या कंसिडर कर रही हूँ, स्फीयर कंसिडर कर रही हूँ, सो दैट मैं आप लोगों को सिखा पाऊं कि किस तरह से रेडियस निकाली गई। अगर मैं एटम्स को ऐसे कंसिडर कर लूं तो भैया मैं तो बता ही नहीं पाऊंगी कैसे निकाली रेडियस। समझे? तो जब आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें पहली लाइन यही लिखी होगी कि आपको एटम्स को क्या कंसिडर करना है, हार्ड स्फीयर। ठीक है जी मैम? चलिए आगे चले, रेडी हो? अब हमें ये देखना है बच्चे, अभी हमने 3 बेसिक टर्म्स देख ली, वंडरवॉल क्या होती हैं और एटॉमिक और कोवेलेंट मेटेलिक क्या होता है। चलो अब हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी या टॉप टू बॉटम जाऊंगी तो एटॉमिक रेडियाई का क्या होगा, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी, आपको बहुत मजा आने वाला है, जल्दी देखो बच्चे। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड, यानी कि अलोंग द पीरियड, लिखो बच्चे सारे, ये लिखना है आपको, अलोंग द पीरियड व्हेन वी मूव, या इसको छोड़ो, बस यही लिखो, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। व्हाई? चलो समझते हैं। जैसे मान लो बच्चे, मैंने यहाँ पे लिथियम लिखा है, बेरिलियम लिखा है, बोरोन लिखा है, कार्बन लिखा है, ठीक है जी, पीरियड की बात कर रही हूँ, राइट। अब मुझे ये बताओ, लिथियम पे एटॉमिक नंबर 3 का होता है, 4 का, 5 का, 6 का, बोलो हाँ या ना।
बोलो बोलो बोलो। यस मैम। तो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चा पार्टी? लिखो सारे बच्चे चैट बॉक्स में, 1s2 2s1 होती है। लिखो सारे बच्चे, 1s2 2s1 होती है, यानी कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। देख पा रहे हो सभी? इसमें क्या होती है बेरिलियम में? 1s2 2s2। लिखो सारे बच्चे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आगे आओ, इसमें क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, यानी कि मैम, यानी कि 1s1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s में, और 2 वाली शेल में कितने हैं? 3। 1 2 3, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही बच्चे कार्बन पे समझना बहुत जरूरी है। 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, यानी कि पहली वाली शेल में बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए, चीजें दिख रही हैं आप लोगों को? शाबाश, पूर्णिमा आ गई, ठीक है। तो बच्चे इधर देखो, अब आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, तो आप देख रहे हैं सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। देख पा रहे हैं? यस मैम। अच्छा जी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इनको शील्ड भी करके रखे हुए हैं, राइट। अच्छा, और क्या चीज ऑब्जर्व की कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इस पे +3 का है, इस पे +4 का है, इस पे +5 का है, इस पे +6 का है। तो एक बात मुझे सोच के बताओ, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, या उसका, या बोल सकते हो आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उन पे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? किसी का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो उसमें ज्यादा ताकत होगी ना खींचने की। जल्दी बताओ। यस मैम। क्योंकि देखो ना, सब में, इधर देखो बच्चे, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही शील्ड कर रहे हैं सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे। तो मैं बोल सकती हूँ, जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड इन सेम, इलेक्ट्रॉन ऐड इन सेम सबशेल। और क्या बोल सकती हूँ मैं, कोमा लगा के? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा बच्चे? श्रिंक हो जाएगा, है ना। मतलब मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है, मेरा न्यूक्लियर चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत अच्छी वाली ताकत लगा रहा है उसको खींचने के लिए। तो क्या करेगा? खींचेगा, तो जो साइज है शेल्स का वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यानी कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो मेरा जो एटॉमिक रेडियाई है या एटॉमिक रेडियस है, या यू कैन ऑल्सो से एटॉमिक साइज है, वो डिक्रीज होगा। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है बच्चे। ये देखो, इसमें भी यही समझाया गया है एग्जाम्पल लेके, वो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दिखा दिया है। ये देखो बच्चे, दिख रहा है सबको? एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। देखो सारे के सारे, ये आपके सेकेंड पीरियड की बात हो रही है बच्चे, देख पा रहे हो? यस मैम। बस खत्म। ये देखो, ये एनसीईआरटी की टेबल है बेटा, ये एनसीईआरटी की टेबल है, बड़े काम की है। एक चीज इसमें आप लोगों को दिखने वाली है, देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, रेडियाई देखो डिक्रीज हो रही है। 88, 77, 75, 74, 72, लेकिन एकदम से बढ़ गई भाई नोबल गैसेस की, एकदम से नोबल गैसेस की रेडियाई बढ़ गई। बोलो हाँ या ना। यानी कि इसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लोचा,
लोचा हो चुका है। ठीक है, इसका रीजन क्या है बच्चे, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये कि जो नोबल गैसेस में होती है कोवेलेंट रेडियाई नहीं होती है, वंडरवॉल रेडियस होती है। और आपको पता है वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो एक तो ये रीजन है। या आप ये भी बोल सकते हो बच्चे, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। जैसे आप नियोन तक जाओगे तो देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अब बहुत ज्यादा हो गया, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन भी होगी, एक दूसरे को क्या मारेंगे, धक्का मुक्की करेंगे। और धक्का मुक्की करने से आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो एटॉमिक रेडियाई है नोबल गैसेस का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप दोनों रीजन लिख सकते हो, या तो ये वाला लिख लेना या जो मैंने बोला है वो लिख लेना। देखो क्या लिखा हुआ है, the values given in table show abrupt increase in atomic size of neon. This is due to the reason that values for other elements are covalent radii, whereas that for neon it is van der Waals radius because it doesn't form covalent bond. Clear? यस मैम। Okay. आगे चलूं? यस मैम। जल्दी बोलो, आगे चलूं? ये देखो 15 बच्चे हो गए, 18 बच्चे आए थे, 3 बच्चे भाग गए। ईशा का तो आई थिंक वो नेट ही खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। ये देखो क्या लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम क्या होगा। जब मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ तो क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। मैम कैसे होता है, चलो देखते हैं। लिथियम, मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, राइट। याद करो बच्चे, लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था, 2s में। सोडियम में कहाँ आएगा, 3s1। लिख के देखो जल्दी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। इसमें 4s1 में आएगा, इसमें 5s1 में आएगा और इसमें आएगा 6s1 में। कंफर्म करो। अंदर वाली नहीं लिखी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ वैलेंस वाली लिखी है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे मैंने वैलेंस वाली लिखी है। देख पा रहे हो सारे? बोलो बोलो बोलो। आप लोग बेशक पीरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिए। लिथियम में 2s1 में है इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 3s1 में जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो बेसिकली मैम जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो लिथियम में क्या है, पहले ये देखो ना, 2 ही शेल हैं। सोडियम में कितनी है बच्चे, 3 हो। पोटेशियम में देखो, मैं थोड़ा नीचे बना रही हूँ, पोटेशियम में कितनी हो गई, 4 हो गई, 4। और ऐसे रुबीडियम में क्या हो जाएंगी, 5। सीजियम में कितनी हो जाएगी, 6। तो यानी कि जब मैं ऊपर से नीचे आ रही हूं तो मेरा क्या हो रहा है बच्चे, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही हैं बेटा, इंक्रीज हो रही हैं। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो जैसे जैसे मैं नीचे आती जा रही हूँ मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। मेरा जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो प्यार है वो बहुत कम होता जा रहा है जैसे जैसे मैं नीचे आती जा रही हूँ। यानी कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी कि आपकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा क्या? नहीं होगा शील्डिंग इफेक्ट का कोई। क्यों? क्योंकि जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो बच्चे, देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर है वो कम डोमिनेंट है। दिव्यांश इतनी लेट आज क्यों लेट आए? दिव्यांश था क्या, कोई और था? कोई और ही था, मुझे बार बार वो दिखाई दे रहा है। ठीक है चलो, समझ आ गए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं वो वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, शील्डिंग इफेक्ट वाला न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला बेसिकली। सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ, इसमें जो है बच्चे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला जो कंसेप्ट है उसका जो वो वाला वो फैक्टर है वो डोमिनेंट रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ये आपका 9th-10th में ही आ जाता है बेटा, ये आप लोगों का 9th-10th में ही आ जाता है। चलूं आगे, ये देखो इस तरह से दिख रहा है सबको।
ये फ्लोरीन की रेडियस निकाली हुई है उन्होंने, ये क्लोरीन की, ये ब्रोमीन की, और ये देखो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है इधर देखो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। देख पा रहे हो सारे? यस मैम। पिक्चर से क्लियर? Yes, ma'am. नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को करना, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज इज, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाना आपको, तो बताओ मुझे एटॉमिक साइज क्या होगा? चैट बॉक्स में बोलो सारे के सारे 15 बच्चे। डिक्रीज होगा। इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगा भाई, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो डिक्रीज होता है ना। आप कहाँ जा रहे हो? राइट टू लेफ्ट, आप पीछे की तरफ आ रहे हो, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। कितने बच्चे बोले? सिर्फ आयशा ने और अर्पित। बेटा जल्दी जल्दी में गलत कर दिया बेटा, समझ आ गई? ए होगा इसका आंसर। बेटा 15 बच्चे क्लास में बैठो, थोड़ा तो रिस्पॉन्ड करो। मैं कल कॉल करूंगा फिर घर पे तुम लोगों के, तुम लोग ना बात करते हो अपनी मैम से, मजा कैसे आएगा फिर पढ़ने में? पूरा साल कैसे निकाल लोगे टीचर्स के साथ? थोड़ा बोलना शुरू करो बेटा। अगर हेजिटेशन होती है तो चैट बॉक्स में मस्त मजे से बोला करो। मैं कुछ कहती हूँ क्या तुम लोगों को? अगर मेरा चाटा लगाने का भी मन होगा मैं तब भी नहीं लगा पाऊंगी। कैसे लगा पाऊंगी? लैपटॉप के अंदर से घुस के थोड़ी ना होंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। जितना मैंने सिखाया है बस वही कंसेप्ट लगाना है और शुरू हो जाओ। देखो बच्चे, आपको ना जब जब ऐसे क्वेश्चन आए ना एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर लगा दो, तब तब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है बच्चे? कि पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन कहाँ है। आपको पता है क्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है। मैंने याद करवा चुकी हूँ मैं पीरियोडिक टेबल, तो मेरी साइड से डन है वो। अब आपकी साइड से डन कब होगा? आई रियली डोंट नो। ठीक है, और आपको पता है फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन आता है, उसके बाद कहीं कार्बन आता है। पहले बेसिकली नाइट्रोजन आता है, फिर उसके पीछे कार्बन आता है। क्या यही लोकेशन होती है पीरियोडिक टेबल में? यहाँ पे आयोडीन होता है। देखो, क्या पीरियोडिक टेबल में यही लोकेशन होती है? कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन की। एक बार ऑप्शन देखो बच्चे, सब में ना 5th ऑप्शन को पहले लगाया होगा, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि ब्रोमीन की जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि मैम आपने ही तो बताया टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले 5th, फिर क्लोरीन आएगा, यानी कि 4th। बोलो हाँ या ना? तो Yes, यानी कि ma'am. ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए बी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा या ऑक्सीजन या कार्बन आएगा? सोच के बताओ। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो यानी कि फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि ऑप्शन सी पे मार्क कर दूं? समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बताओ कि क्या समझ में नहीं आया। हाँ पूर्णिमा बोलो बेटा। मैम आ गया समझ। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ये देखा लेफ्ट टू डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। एक बार मैंने ऑप्शन को भी नजर मार ली कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। जनरली ऑप्शन से ना बहुत अच्छा हमें हिंट मिल जाता है। तो देखो सभी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ब्रोमीन का सबसे ज्यादा है। तो अगर ब्रोमीन का सबसे ज्यादा है तो उसके बाद तो क्लोरीन का ही होगा। और हमें ये भी पता है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, यानी कि फ्लोरीन का सबसे कम, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन। क्लियर? ठीक है, इसके बाद जो ये आयनिक रेडियस वाला टॉपिक है, अभी मेरे पहले वाले बैच में भी नहीं हुआ है, आपका जल्दी ही खत्म हो जाता है। आपको पता है आपकी क्लास में जल्दी खत्म हो जाता है मेरा, क्योंकि उसमें बच्चे थोड़े ज्यादा आते हैं तो वो ज्यादा डाउट पूछते हैं। ठीक है, तो ये मैं कल करवाऊंगी आप लोगों को इस फिगर के थ्रू। ठीक है, ये सारा हमें कल करना है। ठीक है, आप लोगों के साथ मेरी कल क्लास है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको हम कल करेंगे और थोड़ा सा आगे भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आई होप इतना बहुत है, सफिशिएंट है। तो मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ आज हमने क्या क्या किया। ठीक है, ये देखो बच्चे, हमने आज ये सीखा, ये 3 वाली चीजें हम, ये जो ऊपर की फर्स्ट 3 पॉइंट्स है वो मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपसे कोई पूछे 104 से 1118 का कोई ग्रुप नंबर पूछे या पीरियड नंबर पूछे तो आप बता देना। ठीक है, उसके बाद लिक्विड एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं, गैसेस ध्यान रखनी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी है।
वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट था आज का ये वाला कंसेप्ट, विच इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, आपको ये चेक करना है कि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कि कैसा होगा। ठीक है जी, समझे? अगर एस वाले इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अच्छे से स्क्रीन करके रखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, पी वाले में और ज्यादा हो जाएगा, डी वाले में ज्यादा, एफ में सबसे ज्यादा, क्योंकि एफ वाले का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर हमने इस डायग्राम से ये जो कैटी वाला एग्जाम्पल था बड़ा अच्छा था, ये हमने सीखा, और मम्मी भैया वाली भी सीखी है ना। चलो, उसके बाद हमने क्या सीखा? स्लेटर रूल सीखा। स्लेटर रूल में बेसिकली हम क्या देख रहे थे कि अगर हमें निकालना है एस और पी इलेक्ट्रॉन्स का, अगर हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और उससे हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता लगाना है कि पी वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है, एस वाले पे कितना लग रहा है, तो उसके कुछ रूल्स थे। ठीक है, वो हमने देखे। ठीक है, डी और एफ के लिए भी रूल थे, वो हमने देख लिए। उसके बाद हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे, जिसमें हमने पहले सिंपल कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वंडरवॉल, मेटेलिक क्या होती है। देन मैंने आपको ये सिखाया कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपका साइज डिक्रीज होता है क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड यूज करोगे जब जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात होगी, तब तब आप न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोलोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलोगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि सेम शेल में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, व्हाट अबाउट डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप हमने देखा कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और हमारे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारी रेडियाई बढ़ती जा रही है। और ध्यान रखना, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ अलोंग द पीरियड, नोबल गैसेस की जो एटॉमिक रेडियाई है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन देख लिए और आयनिक रेडियस से हम कल बात करेंगे। ठीक है जी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कुछ खास था नहीं। ठीक है, इजी कंसेप्ट थे, बस एक बार